हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ रहे थे, जो कि क्या है, हमारे किडनी का एक फिल्टरिंग यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो एक बार फिर से फाइनली समझ लेते हैं कि रीनल आर्टरीज से वो आर्टरीज जो हमारे किडनी या उसके पार्ट से कनेक्टेड रहता है उसके नाम में रीनल रहता है। ठीक है, क्लियर। तो रीनल आर्टरी से बहुत सारा ब्लड आता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है ना। उस इम्प्योरिटीज़ में क्या होगा, शुगर होगा, आयंस होंगे, वाटर बहुत सारा होगा। वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा, है ना। और यूरिया सबसे ज़्यादा का मतलब नहीं है कि पानी से ज़्यादा यूरिया होगा, यानी यूरिया जो है एक सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल ये होगा, पानी होगा। इन सब चीज़ों में वाटर ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा जो यूरिन होता है वाटरी होता है ना। वाटर के बाद मतलब वाटर एक्सेस हो गया तो बॉडी तो एब्जॉर्व करेगा नहीं। उसके अलावा ये सब शुगर आयन वगैरह रहेंगे, ये भी एक्सेस में रहेंगे तो बॉडी एब्जॉर्व नहीं करेगा। और ये एक्सेस में रहे या न रहे इसको तो निकालना है, इसका थोड़ा बहुत मात्रा बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। ठीक, तो ये सारा और ये इससे मिक्स हुआ सारा ब्लड लेकर रीनल आर्टरी हमारे यहाँ नेफ्रॉन के पास पहुँचा, हर एक नेफ्रॉन के पास। अब यहाँ पे आर्टरी कैपिलरीज का बहुत सारा नेटवर्क, इस कैपिलरी का नेटवर्क को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, आपके जो बुक में दिया है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ढेर सारी कैपिलरीज हैं। अब ये सारा यहाँ आ गया ब्लड, अब इससे आगे ट्यूब्यूल में जाएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। और जैसे जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेगा ये इम्प्योरिटीज़ से भरा हुआ या एक्सेस इन सब चीज़ों से भरा हुआ जो लिक्विड है, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट यूजफुल आयंस, शुगर या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होंगी, वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे एब्जॉर्ब होगा। अब ये नीचे और ऊपर जा रहा है ट्यूब, इसका नाम हम लोग जानते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इन दोनों ट्यूब्स को लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जिसमें इधर से ट्यूब जो है सारे लिक्विड को नीचे ले जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग ट्यूब बोलते हैं। और इधर से ट्यूब जो है सारे लिक्विड को फिल्टर करके सारे उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जा रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्यूब, क्योंकि ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और असेंडिंग ट्यूब फाइनली एक मेन ट्यूब में कनेक्ट हो जाता है जहाँ पे सारा गाढ़ा कॉन्सनट्रेटेड बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन मिलता है या लिक्विड रहता है, वहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है। और फिर वहाँ से वो कहाँ पे आता है, यूरेटर में। और यूरेटर से फिर कहाँ पहुँचेगा, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जब भर जाएगा या उसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, देन फिर हमको अर्ज होगा, यानी हमको इच्छा होगी, हमारे ब्रेन से सिग्नल आए कि हम लोग यूरिनेट करें और इसको बाहर निकालें, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए ये हार्मफुल है। ठीक, तो ये सारा प्रोसीजर होता है और नेफ्रॉन इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब उसके बाद इसके फंक्शन को, किडनी के फंक्शन, नेफ्रॉन के फंक्शन को ओवरऑल कर सकते हैं हम लोग कि रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन दोबारा एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों का, शुगर आयन वाटर, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इस लिक्विड में मौजूद उनको फिर से एब्जॉर्ब करता है जितना ज़रूरत है हमारे बॉडी को। बाकी एक्सेस जो रहेगा, एक्स्ट्रा जो रहेगा, उसको तो वो पास आउट कर देगा, कलेक्टिंग ट्यूब के पास भेज देगा। और क्या करता है हमारा, फिल्टरिंग करता है, फिल्टरिंग या फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करता है चीज़ों को, है ना। जो हार्मफुल बड़े हार्मफुल चीज़ें हैं उसको फिल्टर आउट करके इस ट्यूब के थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब तक भेज देगा। उसके आगे वो बाकी किडनी का जो पार्ट्स है वो प्रोसीड करेगा और इम्प्योरिटीज़ को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। तो ये दो काम मेजर इसके वर्क हैं। ओके, एंड यूरिया जो बनता है, यूरिया के बनने का प्रोसेस तो आपको हाई क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि यूरिया हमारा किससे बनता है। प्रोटीन हम लोग खाते हैं, कई सारे तरह के न्यूट्रिएंट खाते हैं, उसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एक्सेट्रा। तो प्रोटीन जो होता है, हमारे प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट बहुत। अब जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में टूट जाता है, उसी तरह से प्रोटीन जब ब्रेक होता है एंजाइम्स की सहायता से डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड में टूट जाता है। और ये अमीनो एसिड बाद में ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है जितना ज़रूरत है। और जो एक्सेस रह जाता है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। वो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। उस केमिकल चेंजेस की वजह से ये अमीनो एसिड जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है
वो यूरिया में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है यूरिया में, और ये बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही हार्मफुल है। इसको ज़रूर निकालना ज़रूरी है बॉडी से। इसलिए फिर हमारा ये किडनी का जो यूनिट है नेफ्रॉन इस काम में लग जाता है, इसको फिल्टर आउट करके बाहर थ्रो करता है विथ एक्सेस वाटर, आयरन, शुगर एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये है। और यूरिया के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल। ये साइकिल अभी नहीं पढ़ना है, इसका स्टेप्स कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको जानना है कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के कंपाउंड ही है हमारा यूरिया, और वो यूरिया साइकिल के प्रोसेस के द्वारा बनता है। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीला या हार्मफुल है, इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और इस रिमूवल का काम कौन करता है? हमारे किडनी का मेन पार्ट यानी फिल्टरिंग यूनिट जो कि नेफ्रॉन है। तो किस तरह से सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं कैसे फिल्टर आउट करता है। ओके, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा एक और बेसिक सी चीज़ है, वो जान लेते हैं। 180 लीटर पर डे। एक मिनट, फिल्ट्रेशन 180। ये जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की बात नहीं करें, किडनी की, क्योंकि एक किडनी में 10 लाख या उसके आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो दोनों किडनी मिल के एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में अगर हेल्दी है तो 5 लीटर, 5.5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है ना। उसमें वाटर वगैरह सब कुछ मिक्स है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये ब्लड कई बार इस प्रोसेस से होके जाता है। तो आप 180 लीटर मतलब ये ब्लड एक दिन में लगभग हमारा दोनों किडनी मिलके फिल्टर करता है और रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बार ये दिन में ये सारा प्रोसेस करता रहता है और हम लोग की बॉडी से एक्सेस जो यूरिया बनता रहता है उसको निकालता रहता है। अदरवाइज अगर ये फिल्ट्रेशन इतना नहीं होता है इतना तेज़ी से, तो फिर हमारा बॉडी गड़बड़ हो जाता है इस एक्सेस यूरिया की वजह से। या यूरिया जो है, यूरिया तो एक्सेस रहे या कम रहे वो दोनों तरह से हानिकारक है। तो फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट होता है, ये समझ सकते हैं आप, और दिन भर में कई बार होता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी थी कि हमारा जो किडनी है एक दिन में 180 लीटर के आसपास फिल्टर आउट करता है सारा लिक्विड। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हो गया, उसी का और अगला पार्ट हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। जल्दी। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही अगला पार्ट या उसी से रिलेटेड है। जब हमारा किडनी फेल हो जाए, जब हमारा किडनी फेल हो जाता है या किडनी के पास सफिशिएंट मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है तो वो फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लड से ही एनर्जी वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है या न्यूट्रिएंट का। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल कंडीशन करना चाहिए, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह की कंडीशन में भी किडनी का फंक्शन रुक जाता है। अब किडनी का फंक्शन रुक गया, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस को क्या बोलते हैं? किडनी फेलियर। क्या बोलते हैं? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक्सीडेंट से हो सकता है ना, एक्सीडेंट। उसके अलावा क्या है? इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू किडनी, है ना। यानी किडनी फेलियर के 2 कंडीशन या ऐसे बहुत सारी कंडीशन है। एक्सीडेंट कोई हो गया, कोई चोट लग गई, कोई बहुत बड़ा घाव लग गया, उसकी वजह से किडनी पे असर पड़ेगा, वो काम करना बंद कर देगा। या फिर किडनी को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल रहा है तब वो काम करना बंद कर देगा। इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कंडीशन बन जाते हैं जिससे किडनी फेलियर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब किडनी फेलियर का मतलब किडनी काम करना बंद कर दिया, तो फिर कैसे जिंदा रहे इंसान, ये सवाल उठता है। तो उसके लिए
एक मैकेनिज्म इंसानों ने खोजा है, एक मेथड खोजा है, इसको बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस या इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस क्या करता है, किडनी का काम करता है। जैसे किडनी हमारा, अभी हम लोग जस्ट पढ़ें, किडनी प्योरीफाई करता है, जो भी हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सही करता है, उसको फिल्टर आउट करके बाहर करता है यूरिन के फॉर्म में, है ना, इकट्ठा होने नहीं देता है बॉडी में, इसलिए बॉडी सही रहता है। तो किडनी का काम तो रुक गया, अलग अलग वजह से पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेथड बाय विच एन आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट वर्क एज ए किडनी, है ना। तो एक आर्टिफिशियल मशीन जो रहेगा वो किडनी के जैसे कार्य करेगा, उसी को डायलिसिस बोलते हैं या हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। हीमो के बोलते हैं, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन या ब्लड, ये हीमो का मतलब है ब्लड, हमारे ब्लड में से इम्प्योरिटी को क्लियर आउट करता है, साफ करता है, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं या सिंपल डायलिसिस भी बोल सकते हैं। अब ये होता कैसे हीमोडायलिसिस, उसको समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में तो हम लोग समझ लिए कैसे किडनी काम करता है। अब किडनी के जगह पे ये आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाएगा, तो कहाँ लगाया जाएगा और कैसे काम करेगा, कैसा फंक्शन इसका होगा, इसको समझते हैं। ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पिक्चर बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो किडनी फेलियर हो गया, किडनी काम करना बंद कर दिया, अब हो गया समस्या, इंसान को जिंदा भी रहना है, तो फिर उसको डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, दोनों का अर्थ यही एक ही है। हीमो में और ज़्यादा क्लेरिफाई हो रहा है कि हमारे ब्लड में मौजूद चीज़ों को फिल्टर आउट करने के प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। और जो मशीन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर। क्या बोलते हैं, डायलाइजर। डायलाइजर जो है इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। ये डायलिसिस प्रोसेस जो करता है मशीन, उस मशीन का नाम डायलाइजर होता है और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अब चलिए इसका एक पिक्चर्स बनाकर समझते हैं कैसे ये फंक्शन करता है डायलाइजर मशीन। चलिए, तो हो गया हमारा डायलाइजर। अब यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है। ये किसी पर्सन का हैंड है जिसको, मतलब जिसका किडनी फेल हो चुका है, फंक्शन नहीं कर रहा है, अब उसको डायलाइजर मशीन पे रखा गया है, ठीक है, यानी मतलब डायलाइजर मशीन के सहारे वो जिंदा है, उस पर रखा नहीं गया उस मशीन पे। तो अब डायलिसिस करने के लिए हमारे आर्टरी वेन्स, ब्लड को ही प्योरीफाई करना है, तो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे पिन करते हैं, यानी इंजेक्शन लगाकर पाइप को कनेक्ट करते हैं हमारे आर्टरी और वेन से। तो ये मान लेते हैं हमारा आर्टरी से कनेक्टेड है, इंजेक्शन को इंसर्ट करके, निडल को इंसर्ट करके आर्टरी, उसी के बगल में वेन्स, उसको भी लगाया गया है, ठीक है। तो दो ट्यूब लगाए गए हैं, पतले पतले, बहुत ही महीन, जिससे ब्लड हमारा आएगा, एक से आएगा एक से जाएगा, जिससे आएगा वो आर्टरी हमारा है, इसको मान लेते हैं आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी, मतलब इसको आर्टरी नहीं बोलेंगे, ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एक डायलाइजर मशीन रहेगा, डायलाइजर मशीन रहेगा, बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, मतलब रहेगा का। और डायलाइजर मशीन हमारा हो गया। अब इसमें से ये हमारा ट्यूब है जिससे ब्लड निकल के, इम्प्योर ब्लड निकल के आ रहा है और इस डायलाइजर मशीन में जा रहा है, इस डायलाइजर मशीन में जा रहा है हमारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और फिर ये जो है हमारे
इसमें कई सारी ट्यूब लगी हुई हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, क्या है ट्यूब, कैसे है ये ट्यूब। इसमें बहुत सारे ट्यूब लगी रहती है जिसके थ्रू ब्लड पास आउट होता है। तो ये हो गया। और उसके बाद प्योर ब्लड इधर से फिल्टर होकर जाएगा वेन्स में। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड निकल रहा है और वेन से ब्लड वापस आ रहा है फिल्टर होकर। तो ये आर्टरी से निकलने वाला ट्यूब है। आर्टरी यहाँ पे सही से दिखा नहीं रहा है, आर्टरी। और ये है वेन, मतलब वेन जैसा काम कर रहा है हमारे ये ट्यूब, जो है वेन का ही काम कर रहा है, ब्लड ला रहा है वेन से। और ये हमारा डायलाइजर मशीन है। डायलाइजर मशीन में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, डायलाइजर मशीन में लिक्विड भरा हुआ है। पाइप के अंदर नहीं जा रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कहीं ड्रॉ हो जा रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा, उसको मान के चलिएगा कि इस ट्यूब के अंदर ये डायलाइजर नहीं घुस रहा है, ये डायलाइजर सलूशन है। डायलाइजर मशीन के अंदर डायलाइजर सलूशन है। हम लोग क्या होता है डायलाइजर सलूशन, उसको भी समझेंगे हम लोग। और उसके बाद दो यहाँ से ओपनिंग होती है, ये कहीं भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी बुक्स में जो बनाया वही एग्जैक्ट बनाएंगे, वो कहीं से भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, अब इसका थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। ये आर्टरी का काम कर रहा है जिससे ब्लड जा रहा है हमारा, मतलब डीऑक्सीनेटेड नहीं, इम्प्योर ब्लड, जिसमें बहुत सारा यूरिया और एक्सेस आयन वगैरह है। ये हमारा डायलाइजर मशीन है, यानी आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर भरा हुआ है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और ये जो ट्यूब है अंदर, ये जो हमारा आर्टरी वाला ट्यूब यहाँ से कनेक्ट हुआ है, अंदर जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब रहता है, कोई मतलब पूरा जो ट्यूब का जाल बना है, ये किसका ट्यूब है, सेमी परमिएबल ट्यूब है, सेमी परमिएबल ट्यूब है। ये सेलोफेन का बना रहता है, सेलोफेन, PHA, सेलोफोन नहीं, सेलोफेन। सेलोफेन क्या है, एक तरह का सेलुलोज से बना हुआ ट्यूब रहता है जिसमें चीज़ें कुछ सेलेक्टिवली फिल्टर आउट हो सकती हैं। ओके, अब ये 2 एरो मैंने क्या बनाया है, ये है यहाँ, ये बाहर की तरफ बन रहा है, यानी अब इसको समझाऊंगा तब तो आपको क्लियर होगा। चलिए, तो इसको हम लोग अब समझते हैं फटाफट। तो एक पेशेंट है जिसका किडनी फेल हो चुका है, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी यूरिया और बाकी जो चीज़ें एक्सेस चीज़ें हैं, वेस्ट है, उसको निकाल नहीं पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो फिर और ब्लड से इम्प्योरिटी हमेशा हटानी भी है, नहीं तो फिर हमारा बॉडी डेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी या टॉक्सिक मटेरियल जैसे यूरिया लाइक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जानलेवा होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे हैंड से आर्टरी में पंच किया गया, यानी इंजेक्शन लगाया गया, उसमें एक ट्यूब जोड़ दिया गया, जैसे कि हम लोग ड्रिप किया करते हैं, जैसे ड्रिप लगाया जाता है किसी व्यक्ति पे, जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में पानी चढ़ाना या खून चढ़ाना, तो उसको ड्रिपिंग बोलते हैं। तो ड्रिप जैसे लगाया जाता है उसी तरह से ये आर्टरी में इंजेक्शन लगा के ड्रिप लगा दिया गया और उसको एक ट्यूब, पतले ट्यूब से जोड़ा गया। ठीक है, जो आर्टरी का काम कर रहा है हमारे। एक और वहीं उसी जगह पर ड्रिप लगाया गया है जो हमारे वेन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वेन से। अब हमारा यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड, आर्टरी से क्या आ जा रहा है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है,
आर्टरी से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, जिसमें क्या है, यूरिया है, शुगर है, आयरन है, वाटर है, बहुत सारा चीज़ है। अब यहाँ जा रहा है, यहाँ पे एंटर किया, डायलाइजर मशीन में आ गया। अब डायलाइजर मशीन के अंदर एक ट्यूब है, सेलोफेन से बना हुआ, सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल मतलब ये कुछ चीज़ों को मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जाने देता है, सभी चीज़ों को नहीं, सेलेक्टिवली, मतलब कुछ चीज़ों के लिए परमेबल है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं। तो इस ट्यूब में ये कनेक्ट हो गया है हमारा आर्टरी से आया हुआ ब्लड। अब ये ट्यूब जो है, बहुत सारा ब्रांचिंग है इसमें। इस कंटेनर जो मशीन है, इसमें लंबा सा ट्यूब का एक जाल है, ठीक है, और एक दूसरे में क्रिस क्रॉस नहीं है, पूरा सेपरेट है ये ट्यूब लंबा सा। और धीरे धीरे इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे मतलब नॉर्मल रेट से हो रहा है। और इसके बाहर डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा गया है। डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या होता है? डायलाइजिंग सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा जो भी बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सूटेबल अमाउंट में होती है, उतने ही अमाउंट में होती है जितना बॉडी को चाहता है। जैसे हम लोग को पानी चढ़ाया जाता है, ड्रिप किया जाता है, तो उस पानी केवल पानी तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और वो मिनरल कितने अमाउंट में होते हैं? जितना बॉडी का होता है। बॉडी में ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में जितने मिनरल्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उस जो बॉटल आता है जिसके ड्रिपिंग की जाती है, पानी चढ़ाया जाता है, उसमें भी उतने ही आयन वगैरह होते हैं। तो डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या है? एक प्योर सोल्यूशन है जिसमें वाटर है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयन्स हैं, ठीक है। एक उतना ही आयन है जितने की बॉडी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, नहीं तो वो फिर वेस्ट का काम करेगा। तो एक नॉर्मल प्योर फ्रेश सोल्यूशन है डायलाइजिंग सोल्यूशन। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह है, लेकिन कोई भी क्या नहीं है, वेस्ट नहीं है। और यहाँ से जा रहा है वेस्ट, इसमें तो आयन्स भी है और साथ ही साथ क्या है, यूरिया है। इम्प्योर ब्लड यानी यूरिया, और बाकी चीज़ें भी होंगी। यूरिया मेन हमारा इम्प्योरिटी है, बाकी तो है ही, ये मेन है। तो यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू इस हमारे डायलाइजर मशीन में गया, फिर ये ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक है। अब ये ट्यूब के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब ये गंदा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो चूँकि ये जो ट्यूब है सेमी परमेबल से बना है, तो इसमें से जितना भी यूरिया है वो इसमें आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है? एक मिनट, इसमें से सारा यूरिया क्या हो जा रहा है? डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जा रहा है, इधर 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 हर तरफ आ जा रहा है, ठीक है। ट्यूब से जैसे जैसे ब्लड अंदर से फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे मूव करते हुए आ रहा है, वैसे वैसे उसमें से सारा यूरिया और एक्सेस आयन, ठीक है। तो हमारा जो पहले डायलाइजिंग सोल्यूशन प्योर था, उसमें केवल इंपॉर्टेंट मिनरल आयन थे सूटेबल अमाउंट में। अब उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। डिफ्यूजन आप समझ रहे हैं ना? डिफ्यूजन यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे इम्प्योरिटी यूरिया बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर एकदम नहीं है, तो सारा का सारा यूरिया क्या हो जा रहा है? इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में शिफ्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और इसी प्रोसेस के द्वारा और भी जो एक्सेस आयन वगैरह हैं वो भी डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जा रहे हैं। तो इसमें यूरिया आ जा रहा है जैसे जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है इस ट्यूब के थ्रू, क्योंकि ट्यूब सेमी परमेबल है, इसलिए कुछ चीज़ें सेलेक्टिवली बाहर निकलनी, यूरिया, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और भी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा इससे निकल रहा है। और फिर यहाँ तक आते आते क्या होता है, यहाँ तक आते आते सारा का सारा यूरिया जो है निकल जाता है। क्लियर? अभी ये क्या है मैं बताता हूँ। सारा का सारा यूरिया इस डायलाइजिंग सोल्यूशन निकल गया, हमारा ब्लड जो है प्योर हो गया। प्योर हो गया यानी यूरिया मुक्त हो गया, और एक्सेस जो आयन वगैरह थे वो भी इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में निकल गए। अब ये प्योर ब्लड इस पाइप के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड जिसमें यूरिया वगैरह कुछ नहीं, इम्प्योरिटी नहीं है, वो इस ट्यूब के थ्रू आएगा जो हमारे वेन्स में ब्लड को लेके जाएगा, और वेन से फिर वो हार्ट तक पहुँचेगा, और हार्ट से वो सर्कुलेट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे बॉडी का ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा डायलाइजर मशीन की सहायता से, ठीक। और ये डायलिसिस पे जो भी व्यक्ति रहता है उसके बॉडी में लगभग 3 से 4 घंटे ये डायलिसिस होता है। मतलब पर डे जो भी डायलिसिस पे है उसको प्रतिदिन इस मशीन पे लगाकर वो व्यक्ति लेटा रहेगा अधिकतर टाइम, और उसका डायलिसिस
3 से 4 घंटा ही होता है, तो एक दिन के लिए वो सूटेबल रहता है। तो काफ़ी ये ख़तरनाक बीमारी है, और किडनी फेल हो जाए तो फिर बहुत समस्या है ना, बहुत सारी इम्प्योरिटी हो जाएंगी। तो ये सारा है। अब एक छोटी सी चीज़ आपको समझानी है जो हम लोग इसमें आपके बुक में नहीं दिया है, एक बार फिर से ही समझ लेते हैं, उसी में समझानी है। ये इम्प्योर ब्लड यानी यूरिया और बाकी एक्सेस आयन वाला ब्लड आर्टरी से निकाला हमने। अब जैसे ही बॉडी से बाहर निकलता है ब्लड, तो आप जानते हैं कि कोगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है चिपकने लगता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। जैसे घाव वगैरह लगता है तो क्लॉटिंग होने लगता है, स्टिकी हो जाएगा ब्लड, यानी ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड तो एकदम जम जाएगा कह सकते हैं। तो जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, बाहर में तो वेरी करता है, तो ब्लड हमारा कोगुलेट होने लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे ही बॉडी से बाहर ब्लड निकाला जाता है, उसमें हिपेरिन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हिपेरिन एक क्या है? एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट केमिकल है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट मतलब ये ब्लड को जमने नहीं देता है, और साथ ही साथ ब्लड को थोड़ा ठंडा रखना पड़ता है। जब बाहर ब्लड निकलता है तो इसके लिए कूलेंट सिस्टम रहता है, और उसी में हिपेरिन मिक्स कर दिया जाता है। क्लियर? तो ब्लड जैसे ही आर्टरी से बाहर निकला, वो जम जाएगा तो सारा ब्लड बर्बाद हो गया, फिर तो वो कुछ काम का नहीं है। तो बाहर निकलते ही उसमें हिपेरिन दिया जाता है। हिपेरिन जो है ब्लड को थिन रखता है, थिनर बोलते हैं, ब्लड थिनर भी बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट। ब्लड को सूखने नहीं देगा, जमने नहीं देगा, और इसको कूल कंडीशन में रखेंगे। सारा जो है ट्यूबल ये कूल कंडीशन में रहेगा, ठंडे कंडीशन में, ठीक। उसके बाद ये सारा सेटअप ठंडे में है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे में नहीं, नॉर्मल जो एक ठंडा होता है, ताकि वो ब्लड एकदम जम न जाए, ये भी हो, ठीक। फिर ठंडे कंडीशन में हिपेरिन डाल के ब्लड को इसमें डाल दिया गया। यहाँ पे सारा जब जैसे इस ट्यूब से पास हो रहा है ब्लड, तो इसमें से सारा एक्सेस यूरिया, सोडियम, पोटेशियम आयन सब निकल जा रहा है डायलिसिस सॉल्यूशन में, और हमारा ठंडा ब्लड जो थिन है, इसमें हेपेरिन डाला है तो थिन है ना। तो अब इधर आ रहा है। अब इधर जब ब्लड आएगा तो वापस इस ब्लड के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वार्मिंग सिस्टम होता है। क्या करता है वो? ब्लड को वापस इतने डिग्री सेल्सियस पे ला देता है, और साथ में इसमें एंटी हिपेरिन डालना पड़ता है। एंटी हिपेरिन क्योंकि ब्लड जो है, हिपेरिन जब तक रहेगा तब तक जमेगा नहीं, और जब एंटी हिपेरिन डालेंगे तो वापस वो नॉर्मल अपना फंक्शन करने लगेगा जैसे बॉडी में आया। तो बॉडी से बाहर निकालें इम्प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू, हिपेरिन डाल दिए, उसको ठंडा रखें ब्लड को, फिर ये सारे डायलाइजर मशीन के थ्रू गया, और प्योर डायलाइजिंग सोल्यूशन में सारा इम्प्योरिटी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ट्यूब के मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ गया। सारा प्योर ब्लड इधर आने लगा। प्योर ब्लड के टेम्परेचर को वापस गर्म करके 37 डिग्री सेल्सियस किया गया, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर, और उसमें एंटी हिपेरिन डाला गया ताकि वापस ब्लड नॉर्मल कंडीशन हो जाए, और फिर वेन के थ्रू बॉडी में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और इस तरह से डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये था, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, आई होप नहीं छूटा है कुछ, ठीक। तो ये ओवरऑल पूरा डायलिसिस प्रोसेस है। ये तब किया जाता है जब क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है तब। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। हाँ, एक बात और छूट गई, उसको बताते हैं फटाक से, कि ये जो एरो है, ये एरो इसलिए बनाया गया, यहाँ पे एक कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर में जैसे जैसे इसमें इम्प्योरिटी आएगा प्योर सोल्यूशन में, हमारा प्योर सोल्यूशन तो इम्प्योर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे इस पाइप में से इम्प्योर ब्लड आएगा, सारा उसमें से यूरिया और फालतू के आयन एक्स्ट्रा में इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो हमारा ये डायलाइजिंग सोल्यूशन जो पहले प्योर था, साफ़ सुथरा था, फ्रेश था, वो गंदा हो जाएगा। अब वो गंदे डायलाइजिंग सोल्यूशन को एक कंटेनर में अलग निकलते रहना है, और एक तरफ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड भी करते रहना है ना। एक तरफ से सारा पूरा डायलाइजर में फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन भरते रहना है, मतलब भर देना है, और एक तरफ से जो गंदा हो गया, एक बार डायलिसिस हो गया तो उसको बाहर निकालते भी रहना है।
ये भी करना ज़रूरी है, नहीं तो बार बार अगर ढेर सारा कई बार डायलिसिस हो जाएगा तो इसमें तो ढेर सारा यूरिया हो जाएगा, तो यूरिया अंदर से बाहर की तरफ आने लगेगा, मतलब हमारे बॉडी में ही आने लगेगा डायलिसिस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना। तो डायलाइजिंग जो सोल्यूशन हमारा है, उस जब बहुत ज़्यादा उसमें यूरिया वगैरह इकट्ठा हो जाएगा एक्सेस, तो उसको फिर चेंज करना रहता है, चेंज करके फिर फ्रेश सोल्यूशन हम लोग इसमें डालेंगे और फिर से डायलिसिस कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए, जल्दी 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 जल्दी। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स जो अपने पत्ते गिरा देंगे, लीफ फॉल, है ना, जहाँ पे बॉडी पार्ट में प्लांट के ज़्यादा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो वो अपने लीफ फॉल या उसकी टहनियाँ अपनी गिरा देंगे, पत्ते झड़ने लगते हैं, मतलब नॉर्मल पेड़ रहेगा, मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें एक्स्ट्रा वेस्ट कहीं से क्रिएट होगा, उस पार्ट का हिस्सा का पत्ता, लीफ वगैरह गिरने लगेगा। या फिर जो ऑक्सीजन निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, उस फॉर्म में निकालता है। या फिर प्लांट जो है गम्स, जो गोंद जैसा निकलता है, रेजिन्स निकलता है, इस फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो प्लांट भी एक तरह से अपने वेस्ट को अलग अलग फॉर्म में नेचर में बाहर एक्सक्रीट करता रहता है। तो एक्सक्रीशन प्लांट में भी होता है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, ठीक है। तो जैसे ये लीफ है हमारा, और ये टहनी से जुड़ा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ से एक लेयर बन जाएगा और हमारा लीफ टूट के गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट क्रिएट हो गया है, उस वेस्ट को लेकर सारा लीफ गिर जाएगा। तो लीफ फॉल, ऑक्सीजन का रिमूवल, गम्स, रेजिन्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं प्लांट्स निकलती हैं, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस का ही पार्ट हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट होता है विद द टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और एक टॉपिक था ऑर्गन डोनेशन में जो सूटेबल डोनर होते हैं उनको ऑर्गन डोनेट किया जाता है। आप जानते हैं हार्ट, लंग और बहुत सारे बॉडी पार्ट डोनेट किए जाते हैं, कुछ मरने के तुरंत बाद और कुछ मरने के पहले भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी वगैरह। एक किडनी पे कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है तो एक किडनी को डोनेट कर सकता है, लंग्स डोनेट कर सकता है मरने के पहले, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं मरने के बाद भी डोनेट किए जाते हैं। तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता है व्यक्ति को कि आर यू रेडी फॉर डोनेशन ऑफ योर बॉडी पार्ट्स और नॉट, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।